जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत ही कम समय बच चुका है। आज आपका 24 तारीख हो गया दोस्तों, आपका 31 तारीख से एग्ज़ाम है दोस्तों। ओके ना। तो आपको सच में इस बार अगर सरकारी कॉलेज चाहिए दोस्तों बिहार पॉलिटेक्निक का, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये सारे क्वेश्चन 2017 का है दोस्तों। मैं आपके लिए 5 वीडियो मात्र लाऊंगा जो कि 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 का सारा साल का पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगर आप मात्र या 5 वीडियो पढ़कर जाते हैं तो आपका इजीली सरकारी कॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। इतना आप लोग बनाकर चल आइएगा तो ओके ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और किसी भी आंसर को पता होगा ना, उसे कमेंट करके बताते चलेगा। इससे आपका जो कन्फ्यूजन होगा, जो आपका डर है ना दिमाग में बैठा हुआ कि मेरा इस बार सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारा कॉलेज का टेंशन दूर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके आंसर बताते चलेगा। और आप लोग का सेंटर कहाँ गया है दोस्तों, उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके ना। तो चलिए उनके पास जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा जो कि इस बार डर रहे हैं कि हमको बिहार पॉलिटेक्निक का सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, उनके पास ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। यह वीडियो जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किसी भी एग्जाम का रीढ़ का हड्डी होता है। जैसे किसी मनुष्य का रीढ़ का हड्डी टूट जाता है तो वो चल फिर नहीं सकता, वैसे ही अगर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर याद करिएगा। ओके ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। क्या पूछा है कि इन चारों में से दूरी का मात्रक कौन नहीं है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो एक का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अस्टेरिशियन है जो कि दूरी का मात्रक नहीं है। क्या एस्टेरेडियन है जो कि दूरी का मात्रक नहीं है। ओके ना। दूसरे नंबर का सवाल पूछा कि पास्केल मात्रक है। तो पास्केल किसका मात्रक है दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा और सारा क्वेश्चन आप लोग सही सही बनाकर आइएगा और इस बार आपको सरकारी कॉलेज पक्का मिल जाएगा। ओके ना। जल्दी जल्दी बताइए कि पास्केल का मात्रक क्या हो जाएगा। तो 2 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। दूरी है जो कि पास्केल का मात्रक है। ओके ना। दूरी है जो कि पास्केल का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल कौन बताता है जो आपसे पूछा है। तो 3 नंबर का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। विस्थापन है जो कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। ओके ना। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल कौन बताता है। तो विस्थापन बताता है, विस्थापन बताता है। एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके ना। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, यही से क्वेश्चन आपका छपेगा एग्जाम में। चलिए पूछा कि निम्न में से सदिश राशि, क्या पूछा है दोस्तों कि इन चारों में से सदिश राशि कौन है। तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए दोस्तों। सदिश राशि कौन है। तो आपका 4 का आंसर डी हो जाएगा। बल है जो कि आपका एक सदिश राशि है। ओके ना। सदिश राशि कौन है। तो बल है जो कि आपका एक सदिश राशि है। अगला पूछा है कि सघन माध्यम के प्रवर्तन का, सघन माध्यम से प्रवर्तन पर कलांतर होता है। क्या पूछा है कि सघन माध्यम से प्रवर्तन पर कलांतर होता है। तो कितना कलांतर होता है दोस्तों। तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। पाई होता है। और पाई का मान कितना होता है दोस्तों। तो पाई का मान 22/7 होता है। ओके ना। जरूर याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो बलों की गतिज ऊर्जा होगी। तो बलों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों। तो आपका 6 का आंसर सही हो जाएगा। तो 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 10 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा। तो 10 जूल होगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, 7 नंबर से पूछा है कि आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों, जो पूछा है। तो 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप सच में इस बार बिहार पॉलिटेक्निक को क्वालिफाई करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़कर मात्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट लीजिए दोस्तों। आपको इस बार सरकारी कॉलेज कंफर्म है कि मिल जाएगा। ओके ना। अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े और आपको नींद नहीं आता होगा दोस्तों, आपको बेचैनी टाइप लगता होगा कि कैसे होगा मेरा क्वालिफाई बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पारा मेडिकल। तो मैं दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों। आप लोग जरूर मेरे चैनल से जुड़िएगा और रेगुलर जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसे आप लोग जरूर देखिएगा। उतना ही पढ़कर आपका बिहार पॉलिटेक्निक
पॉलिटेक्निक क्वालिफाई हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन बोला कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है। क्या पूछा है कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है, तो कौन सा कारण है दोस्तों? तो 8 का आंसर आपका ए हो जाएगा, गुरुत्व का कारण है। क्या? गुरुत्व का कारण है पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा, शक्ति कहते हैं दोस्तों। एकदम इजी इजी सवाल आपको इस बार भी पूछेगा, इसी प्रकार से आपका सवाल पूछा गया। कंफर्म है कि आपको इस बार सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसे आप लोग रेगुलर देखते जाइएगा। पूछ रहा है कि कार्य करने की दर को कहते हैं तो शक्ति कहते हैं। ओके ना। 10 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों? तो 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा, दोगुनी होगी। क्या होगी? यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी तो दुगनी हो जाएगी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर का बोला है कि एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर अल्फा कण से टकराता है तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हानि का विभवांतर रूप होता है, तो कौन सा विभवांतर रूप होता है दोस्तों? तो 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 16/25 आंसर हो जाएगा। ओके ना। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पर नए आए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपका बिहार पॉलिटेक्निक का 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, एकदम एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित हो रहा है दोस्तों। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 500 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर का बोल रहा है कि किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है, तो किस कारण दोस्तों बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? तो 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। क्या दोस्तों? गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, इसी कारण है जो कि बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। इसी कारण से दोस्तों बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। तो किस कारण से? तो गहराई के साथ जल का द्रव्यमान बढ़ता है। ओके ना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 14 नंबर का बोल रहा है कि धात्विक लोलक की घड़ी द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर सही समय दिया जाता है। यह 25 डिग्री सेल्सियस पर एक दिन में 12.5 सेकेंड से क्षय होता है, तो धात्विक कोलल का रेखीय प्रसर गुणांक होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 14 के आंसर आपका ए हो जाएगा, 1/8640 प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके ना। चलिए 1/8640 है दोस्तों। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर का बोल रहा है कि यदि प्रिज्म कोण ए बराबर 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण डीएम बराबर 30 डिग्री हो तो प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा तो कितना होगा? तो 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओके ना, √2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका नोमरिकल पूछा है, एकदम दिमाग को हिला देने वाला सवाल है, इसे आपको सिर्फ रट लेना है दोस्तों। यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हीरे में प्रकाश की चाल इतना है कि इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो अपवर्तनांक का मान वायु में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। इससे आपको डिवाइडेड करने के लिए बोल रहा, तो उतना तो समय नहीं बचा है दोस्तों कि मैं आपको कंफर्म बताऊं हर एक चीज़ टॉपिक बाय टॉपिक। आपको मात्र क्वेश्चन को रटते चलना है, एकदम यही सारे क्वेश्चन आपका छपेगा। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 2.48। ओके ना। ऐसा नहीं कि संख्या उंख्या बदल देगा, नई संख्या उंख्या बदलता है, ऐसा कुछ डरना नहीं है। ओके ना। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है दोस्तों? तो 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। किसके सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है? तो अन्योन प्रेरण पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि एक 100 वोल्ट पारस का वोल्टीमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम एक उच्च प्रतिरोध आर के श्रेणी क्रम में 110 वोल्ट की स्रोत से जुड़ा है। यदि वोल्टमीटर का पाठ्यांक 5 वोल्ट हो तो आर का मान कितना होगा? तो आर का मान पूछा दोस्तों, तो 18 का आंसर आपका सी होएगा, 220 किलो ओम हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला पूछा कि लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है, तो किसके दिशा निर्धारित किया जाता है दोस्तों? लेंज के नियम के द्वारा। तो 19 का आंसर आपका सी हो जाएगा, परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित की जाती है लेंज के नियम के द्वारा। ओके ना। लेंज के नियम के द्वारा
किसकी दिशा निर्धारित की जाती है? तो परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित की जाती है। ओके ना, एकदम यही सारे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। 20 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि सही संबंध W यानी बल बराबर कार्य, F बराबर बल, S बराबर विस्थापन। तो सही इसका मतलब सूत्र बोल रहा है दोस्तों, सही संबंध बताइए। तो 20 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। W बराबर F पॉइंट यानी इंटू जो S होता है, यानी F इंटू एस हो जाएगा। ओके ना, चलिए बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। ओके ना। 21 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक समान अनुप्रस्थ काट ए लंबाई एल तथा प्रतिरोध आर के तार, जो आर एल है ना, ये लंबाई को ही एल बोलते हैं और आर को ही प्रतिरोध के तार बोलते हैं, के तार को वृत्ताकार आवृत्ति में मोड़ दिया जाता है, तो व्यास के सिरों पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा? तो 21 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, R/4 हो जाएगा। आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, अभी है जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी देख कर जाइएगा। यही सारे क्वेश्चन आपको इस बार सिलेक्शन दिलाएगा बिहार पॉलिटेक्निक में। ओके ना। 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि ओम का नियम है, तो ओम का नियम का सूत्र पूछा है दोस्तों। तो 22 का आंसर डी हो जाएगा, V बराबर आई इंटू आर हो जाएगा, जो कि ओम का नियम है। ओके ना, डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 23 नंबर का बोल रहा है कि किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है दोस्तों? क्या पूछा है कि किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो उत्प्लावक बल के बराबर होता है। ओके ना दोस्तों, किसी तैरती वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर होता है। ओके ना, चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है 24 नंबर का, बोल रहा है कि चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में धारा ए से बी की ओर वृद्धि हो रही है, लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी। ये आपका चित्र है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ए से बी की ओर दिशा निर्धारित की गई है। तो 24 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण वर्तन हो जाएगा। ओके ना, दक्षिणावर्त हो जाएगा, दक्षिण वार्त हो जाएगा। चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम परिकर्णन होता है। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है ना दोस्तों, तो गोली मारिए ना दोस्तों, एक दो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे थोड़ी ना सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन तो याद करिए ना, ये सब क्वेश्चन याद करिए ना, यही सब तो क्वेश्चन आपका पूछेगा, यही सब क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहेगा एग्जाम तक में। ओके ना, पूछा कि प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम परिकर्णन होता है। क्या पूछा कि प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम परिकिरणन होता है, जो पूछा है। तो 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, लाल रंग। क्या लाल रंग में होता है दोस्तों न्यूनतम परिकर्णन। ओके ना, प्रकाश के किस रंग में होता है? तो लाल रंग में न्यूनतम परिकर्णन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर का, बोल रहा है कि एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है। एक सेकेंड में इस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, तो कितनी कूलॉम हो जाएगी दोस्तों, जो पूछा है। तो 26 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 125 गुना 10⁻19 हो जाएगा। ओके ना, 125 गुना 10⁻19 हो जाएगा आपका आंसर। एकदम याद करते चलिएगा दोस्तों। ओके ना, ये याद नहीं होगा तो ये तो याद होगा ना 27 नंबर। ऐसा नहीं कि आपको सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछेगा, न्यूमेरिकल से छोड़कर आपका इजी क्वेश्चन भी पूछता है, तो इजी क्वेश्चन याद करिए, एकदम पक्का इस बार पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अपने आप पर विश्वास रखिए दोस्तों, और माता रानी पे विश्वास रखिए, इस बार आपको सिलेक्शन जरूर होगा बिहार पॉलिटेक्निक में। ओके ना, चलिए परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। क्या पूछा कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो किसके भांति व्यवहार करता है दोस्तों परम शून्य ताप पर अर्धचालक? तो 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा, अचालक की भांति व्यवहार करता है परम शून्य ताप पर अर्धचालक। ये क्वेश्चन नहीं याद होगा दोस्तों, एकदम याद होगा, एकदम बउआ वाला सवाल है दोस्तों, एकदम याद कर लीजिए, कंठा जिसको बोलते हैं उसको कर लीजिए। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो अचालक की भांति व्यवहार करता है। ओके ना, चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि 1270 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ध्वनि की चालों की अनुपात होगा, तो कितना अनुपात हो जाएगा दोस्तों? 28 नंबर का सही आंसर आपका एक हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ओके ना, 4:1 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसर गुणांकों में संबंध होगा, तो कैसा संबंध होगा? तो 29 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा हो जाएगा। ओके ना, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है, चालक में धारा का परिणाम होगा, तो कितना परिणाम होगा? तो 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो 30 का सही आंसर आपका
डी हो जाएगा दोस्तों 0.2 एम्पियर हो जाएगा। ओके ना, 0.2 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा आपका केमिस्ट्री से शुरू होगा, क्योंकि आपका 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 30 क्वेश्चन मैथ से पूछता है। ओके ना, मात्र 90 क्वेश्चन पूछता है। अगर आप 90 क्वेश्चन में से मात्र 70 क्वेश्चन बना देते हैं दोस्तों, आपको इजीली ऐसा ही सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर 70 क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों, तो आप 60 क्वेश्चन भी बना देते हैं ना, आपका सरकारी कॉलेज होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके ना, बट 60 क्वेश्चन ही जो बनाएगा ना, वो सही सही बनाइएगा। और सही सही कैसे बनेगा दोस्तों, अभी तक तो कुछ पढ़े नहीं, तो सही सही आपको मेरे वीडियो को देखने से होगा दोस्तों, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो लाया हूँ जो कि आपके बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके ना, चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन होगा कि किसी नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो नियम कौन सा है दोस्तों, आप लोग नियम पढ़े होंगे कि किस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये नियम में कहा गया है। तो कौन से नियम में कहा गया दोस्तों, तो 31 का आंसर आपका बी हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम में यह चीज़ कहा गया है दोस्तों कि ना तो द्रव्य को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ओके ना, चलिए। और 32 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूने पर प्रयोग किया, जिनमें से एक की उत्पत्ति प्राकृतिक है एवं दूसरे संश्लेषित थे। उन्होंने पाया कि इनमें उपस्थित तत्वों का संगठन, जो कि नीचे दर्शाया गया है आंकड़ों के अनुसार दोस्तों, वो समान होता है। तो किसके समान होता है, तो आप लोग नमूना और कॉपर O2 का जो प्रतिशत वो देख लीजिए, और इधर आप लोग आंसर दिखाएंगे आप लोग को। तो चलिए, आपका 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो पूछा है कि कौन सा नियम उपयुक्त तो आंकड़ों का समर्थन करता है, तो कौन सा नियम करता है, तो 32 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। स्थिर अनुपात का नियम है जो कि आंकड़ों का समर्थन करता है। ओके ना, चलिए यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन जो नॉमरिकल से पूछ रहा है, नॉमरिकलवा नहीं याद होगा दोस्तों, जो इजी क्वेश्चन पूछता है उस तो याद होगा ना, तो आप नॉमरिकलवा को नहीं याद करिए, फिर भी आप लोग देख लीजिए। आपको एग्जाम में अगर ऐसा सवाल देखने को मिल गया है तो बना के तो आएंगे ना दोस्तों। कौन मा निगेटिव है कि अगर गलत बनाएंगे तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव नहीं है। ओके ना, तो चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस नियम के अनुसार यदि 2 यौगिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है छोटी पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में होता है, तो किसके नियम के बराबर होता है दोस्तों, तो 33 का आंसर आपका सी हो जाएगा। गुणित अनुपात का नियम होता है। ओके ना, गुणित अनुपात का नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही लंबा सवाल पूछा है, एकदम दिमाग को हिला देने वाला। भाई बिहार है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा सवाल पूछेगा ना, और ऐसा बउआ वाला भी सवाल पूछेगा ना, एकदम गेल है यार। निम्न में कौन सा कथन गुणित अनुपात नियम की व्याख्या करता है, तो कौन सा कथन करता है दोस्तों, तो 34 का आंसर आपका सी ना हो जाएगा दोस्तों, सी ना हो जाएगा। याद कर लीजिए ना जल्दी से, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, नहीं सब्सक्राइब करिएगा तो कैसे इस बार बिहार पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन होगा, जो मैं 5 वीडियो अपलोड करूंगा, यही सब्सक्राइब करने से आपका होगा। ओके ना, पूछा है कि एक गैस का सूत्र जो कि COX है तथा इसका वाष्प घनत्व 70 है, तो x का मान होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x का मान होगा ना, तो 5 ना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एकदम याद करते चलिए, ये सब क्वेश्चन याद करने की चीज़ें। ओके ना, चलिए एक तत्व की तुल्यांकित भार 4 है, इसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व 59.25 है, तो घनत्व की संयोजकता होगी तो कितनी होगी, तो 36 का आंसर बी 3 ना होगी दोस्तों, कितना 3 ना होगी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर का कि किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है तथा इसका वाष्प घनत्व 45 है, तब यौगिक का आणविक सूत्र होगा, तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो 37 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 37 का आंसर डी ना हो जाएगा, C3H6O3 ना हो जाएगा, C3H6O3 ना हो जाएगा। ओके ना, चलिए यहाँ से पूछा है कि निम्न में कौन सी घटना टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी घटना दोस्तों टेलीविजन चित्र के उत्तरदायी है, तो 38 का आंसर आपका बी ना हो जाएगा जी, प्रतिद्वित है। क्या प्रतिद्वित की घटना है जो कि टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी है। ओके ना, उत्तरदायी है। चलिए 39 का क्या हो जाएगा, 39 का पूछा है कि C12 6, C13 6, C14 6 तथा CL35 17, CL37 का उदाहरण है। गज्जब का केमिस्ट्री का सवाल पूछा भाई, गज्जब, एकदम मान गए भाई। 39 का आंसर ए हो जाएगा आपका, समस्थानिक है दोस्तों। ओके ना, कैसा है, समस्थानिक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका 40 नंबर का क्या पूछा है कि किसी परमाणु का रदरफोर्ड परमाणु मॉडल एक छोटे और तंत्र के समान होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कूलाम्बिक
बल गतिज के रूप में होगा तो कौन सा रूप में होगा दोस्तों, जो पूछा है तो 40 का आंसर अब आपका डी ना हो जाएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में ना होगा। ओके ना, चलिए यहाँ से आपका एकदम अब आया है जो कि रटने की सवाल आया है, व्याख्या जो मतलब अथी नॉमरिकल था दोस्तों वो खत्म हो गया। अब ये जो सवाल है वो आपको रटने की सवाल आया है, तो रटते चलिए एकदम। ओके ना, चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन पूछा है ना कि रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है, तो किसको व्याख्या नहीं करता है दोस्तों रदरफोर्ड मॉडल, तो 41 का आंसर की हो जाएगा दोस्तों, तो 41 का आंसर आपका सी ना होगा जी, विकल्प ए तथा विकल्प बी दोनों होगा ना जी। तो ए में बोल रहा है कि किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की, और विकल्प बी बोल रहा है कि किसी परमाणु के अस्थायित्व की। ओके ना, ये क्वेश्चन आपका जो बहुत ही इजी है और इसे याद जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पूछा है कि रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है, तो आपका सी आंसर सही होगा, विकल्प ए तथा विकल्प बी दोनों सही हो जाएगा। एकदम बउआ वाला सवाल है दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए ना जी। अगर इसका भी कमेंट करके नहीं बता पाइएगा तो बेकार है ना, बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आप लोग 12 पास हो गए होंगे। तो 42 का आंसर आपको बता कर जाना है ना जी। ओके ना, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको 42 का आंसर कमेंट करके बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान 0 होता है कि 1 होता है कि 7 होता है कि 14 होता है, एकदम बता कर ना जाइएगा जी। ओके ना, 42 का आंसर आपका क्या होगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगला पूछा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, तो क्या होगी दोस्तों, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का आंसर हो जाएगा 10⁻³ मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ओके ना, 10⁻³ मोल प्रति लीटर हो जाएगा आपका 43 का आंसर ए ना हो जाएगा जी। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा है ना कि निम्न में से कौन सा माइक्रोक्रोमिक्स लवण है, तो कौन है दोस्तों माइक्रोक्रोमिक्स लवण। ओके ना, तो 44 का आंसर आपका डी ना हो जाएगा जी, ये वाला। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 45 नंबर का, बोल रहा है कि अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि निम्न में से किस एक का व्यवहारिक अनुप्रयोग है, तो कौन है दोस्तों, तो 45 का आंसर आपका बी ना हो जाएगा दोस्तों, अधिशोषण का है। किसका है, अधिशोषण का है एक व्यवहारिक अनुप्रयोग। ओके ना, अगला हो जाएगा 46 नंबर का, बोल रहा है कि जंगरोधी इस्पात जंग रोधक होते हैं क्योंकि, तो क्योंकि होते हैं दोस्तों, तो 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, एक रासायनिक एक रसमीकरणिमीतीय यौगिक बना होता है, बन जाता है, एक रसमिश्रणिमीतीय यौगिक बन जाता है। ओके ना, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, कोई ना दिक्कत है, याद करिए ना जी। 47 का आंसर एकदम रट लीजिए ना। बोल रहा है कि निम्न धातुओं में से कौन सी संक्रमण धातु है, तो कौन सी संक्रमण धातु है दोस्तों, तो 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अस्केडियम है जो कि आपका संक्रमण धातु है। क्या दोस्तों, निम्न धातुओं में से कौन सा संक्रमण धातु है, तो अस्केडियम है जो कि आपका संक्रमण धातु है ना। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि लोहा और इस्पात किस उत्पाद पर आधारित है, तो किस उत्पाद पर आधारित है दोस्तों लोहा और इस्पात, तो 48 का आंसर आपका डी ना हो जाएगा जी, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। ओके ना, उपयुक्त सभी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला हो जाएगा 49 नंबर का, बोल रहा है कि यौगिक बैटरी उद्योगों में उपयोग होती है, तो यौगिक बैटरी उद्योगों में कौन सी उपयोग होती है जो पूछा है, तो 49 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी होते हैं दोस्तों, MnO2 ZN NiCd भी उपयोग होता है, सभी होता है। ओके ना, अगला पूछा है 50 नंबर का कि भारी जल का सही प्रदर्शन क्या है, तो भारी जल का सही प्रदर्शन हो जाएगा दोस्तों, तो 50 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, क्या D2O हो जाएगा भारी जल का सही प्रदर्शन। ओके ना, भारी जल का सही प्रदर्शन D2O हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर का, बोल रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में, तो 51 का आंसर आपका सी ना हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम। क्या, कैल्शियम एकदम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मानव हड्डी और दांत में। ओके ना, चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं जी, तो 52 का आंसर आपका बी ना हो जाएगा दोस्तों, साइक्लोरोएल्क कहलाते हैं। क्या, साइक्लोएल्केन कहलाते हैं। ओके ना, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं उन्हें कहते हैं साइक्लोएल्केन कहते हैं। ओके ना, 52 का आंसर आपका बी ना हो जाएगा जी। ओके ना, चलिए 53 का आंसर की हो जाएगा, तो 53 का क्वेश्चन में पूछा है ना पहले कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु चतुर्थ संयोजी होता है तथा हाइड्रोजन होगा, तो कौन हाइड्रोजन होगा कि क्या हो जाएगा हाइड्रोजन,
तो द्विसंयोगी होगा कि त्रिसंयोगी होगा कि एकल संयोगी कि चतुर्थ संयोगी, जो पूछा है तो 53 का आंसर आपका सी ना हो जाएगा जी, एकल संयोजी ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकल संयोजी हो जाएगा। चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग गैस कौन सा, जो कचका अम्मा आता है चाहे अमरूदवा कुछ भी जो आता है उसको पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, जो पूछा है ना जी। तो 54 का आंसर आपका की हो जाएगा, तो 54 का आंसर आपका बी ना हो जाएगा, एथिलीन का उपयोग किया जाता है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ओके ना। अगला हो जाएगा 55 नंबर का, बोल रहा है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल है, तो कौन है दोस्तों साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल? तो 55 का आंसर बाकी हो जाएगा, तो 55 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ग्लिसरॉल है। ओके ना, ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है दोस्तों साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल है जो कि ग्लिसरॉल है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर का कि कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? जो कॉस्मेटिक दोस्तों जो आपका फेस वॉश में लगाने वाला होता है, जैसे हो गया फेयर लवली, पॉन्स टॉन्स, ये सब जो है लड़कियां वाला लगावे वाला, उस 60 का आंसर आपका ये हो जाएगा, एस्बेस्टॉक हो जाएगा। ओके ना, एस्बेस्टॉक हो जाएगा। कॉस्मेटिक पाउडर बनाने के लिए बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टॉक से बनाए जाते हैं। अब आपका आ गया है दोस्तों केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही आएगा अभी 60 क्वेश्चन तक, उसके बाद आएगा आपका क्या मैथ का। ओके ना। चलिए 57 का क्वेश्चन पूछा कि दी गई अभिक्रिया Z2Na+S और Na2S सल्फर होता है, तो क्या होता है सल्फर दोस्तों? तो 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अपचयित होता है। क्या? 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि CO एवं H2 के मिश्रण को जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है? तो 58 का आंसर आपका डी हो जाएगा, विकल्प ए एवं बी दोनों होगा। तो संश्लेषित गैस और वाटर गैस के मिश्रण को जाना जाता है, CO एवं H2 के मिश्रण को जाना जाता है, तो क्या संश्लेषित गैस और वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। 59 का हो जाएगा नेफ्थेलिन को सरलता से शोधित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा शोधित किया जा सकता है? तो 59 का आंसर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन के द्वारा किया जा सकता है। ओके ना। नेफ्थेलिन को सरलता से संशोधित करने किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वापातन के द्वारा किया जा सकता है। 60 का क्वेश्चन पूछा है कि कार्बनिक यौगिकों के शोधन, पृथक्करण व शुद्धता की जांच के लिए आधुनिक विधि है, तो कौन सी विधि है? तो 60 का आंसर आपका ए हो जाएगा, वर्णलेखन विधि है। ओके ना, वर्णलेखन विधि है। चलिए अब आपका मैथ से सवाल ना पूछा है जी, तो मैथवा तो एकदम ऐसा सवाल पूछा ना भाई कि दिमागवा घुमावे वाला है। बनेगा जी? क्या लगता है हो पाइएगा सिलेक्शन इस बार पॉलिटेक्निक में? अजी जरूर ना होगा, टेंशन काहे ले रहे हैं जी, अभी हम बताते ना कि कैसे सिलेक्शन लेना है। इससे पहले आप लोग चैनल में सब्सक्राइब कीजिए ना, और इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट करके कमेंट करके बता दीजिए ना। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। हम लोगों ने आज देखा है कि बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न जो कि 2017 में पूछा हुआ, अगला मैं क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों जो कि 2018 में पूछा रहेगा। ओके ना, उसके बाद अगला लाऊंगा जो कि 2019 में आपका सवाल पूछा रहेगा। यही सारे क्वेश्चन है ना, आप पढ़ के जाइएगा ना, तो इस बार बिहार पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके ना, टेंशन नहीं लेना है, इस बार आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और आपका जो सेंटर गया है वो बिहार के किस जिला में गया है दोस्तों, उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे नज़दीकी जिला रहेगा तो हम आपसे जरूर मिलने आएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।